नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी देश के सबसे महत्वपूर्ण और अहम राज्य उत्तर प्रदेश की। बात छोटी सी है, 9 उपचुनाव, 10 में होने थे, 9 में हुए, मिल्कीपुर नहीं किया, उस पर अलग राजनीति हुई, उससे आप वाकिफ हैं। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 403 सीटों वाला प्रदेश, फिर भी चर्चा हो रही है, मुसलसल चर्चा हो रही है, क्योंकि वो जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, राजनीतिक असरात, राजनीतिक मायने, संकेत, संदेश जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और 13 को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को जब पिटारा खुलेगा, नतीजे आएंगे, उसकी गूंज काफी दिनों तक सुनाई देने वाली है और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं होगी। और बात 9 सीटों की, इसीलिए आज ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। और चर्चा आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। अब पोस्टरों में क्या लिखा हुआ है? 27 के खेवनहार। यह संजय निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा मंत्री भी हैं, एक घटक हैं एनडीए के, बीजेपी के सहयोगी। ये कह रहे हैं जैसे निषाद राजा ने भगवान राम की नैया पार लगवाई थी, मैं भी नैया पार लगवाऊंगा बीजेपी की 2027 के विधानसभा चुनाव में। भाई सीटें तो आप यहां मांग रहे थे, संजय निषाद 2 सीटों पर ताल ठोक रहे थे, सीट नहीं मिली, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला कुछ हाल हो रहा है संजय निषाद का, और वो कहते घूम रहे हैं, देखिए मैं साथ हूं, टिकट ना मिली तो क्या हुआ, पूरा समर्थन हम देंगे बीजेपी को और बीजेपी की नैया पार लगाऊंगा। और अगर हमारी बात नहीं मानेंगे 2027 में, बातों बातों में ये संदेश संकेत भी दे रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। पर यह पोस्टर आया क्यों? इसके पीछे भी एक दिलचस्प वजह है। वो हुआ यूं कि अखिलेश यादव 23 अक्टूबर को कुछ उनके जो अति उत्साही कार्यकर्ता हैं ना समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि भाई भैया का जन्मदिन तो 23 अक्टूबर को है, लोकसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक, संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी जन्मतिथि है 1 जुलाई, पर वो गांव देहात में होता है, 2 भी चलती हैं, एक ऑफिशियल होती है, एक अनऑफिशियल होती है, ये तो बहुतों के साथ होता है। तो जी उन्होंने पोस्टर लगा दिए, 27 का सत्ताधीश, 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। यानी कि इतने उत्साहित हैं वो कि भाई हम 37 सीटें जीत गए, 80 में से लोकसभा में 6 कांग्रेस भी जीती, तो हम 27 में सरकार बनाने वाले हैं, जो 2017 और 2022 में समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। और यहीं पर कहानी है दरअसल इन 9 सीटों के उपचुनाव की। ये योगी वर्सेस अखिलेश है, और उत्तर प्रदेश से क्या संदेश आता है, उसी के दूरगामी राजनीतिक परिणाम होंगे। अब बहुत से लोग और नेशनल मीडिया खासकर यह बात बिल्कुल भूल गया है। 4 जून को जब नतीजे आए तो घेराबंदी हो रही थी योगी आदित्यनाथ की, हार का ठीक रहा, उन पर फोड़ा जा रहा था कि 73 से 62 ही आए थे 2019 में, 2019 की 62 से घटकर 29 सीटें घटकर हम 33 पर क्यों आए। योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात भी होने लगी थी, और यहीं पर अभी भी वो पेंच अटका हुआ है। क्या चर्चा नहीं हो रही? पर ये पर्दे के पीछे की कड़वी हकीकत है क्या कि 9 सीटों पर कैसे नतीजे आते हैं, उसी से योगी आदित्यनाथ का भविष्य, वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं या नहीं बने रहते, क्या तय होने वाला है। जबरदस्त जीत हासिल करते हैं तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हार जाते हैं तो परेशानी का सबब होगा क्या। और इसी में जुड़ जाता है मिल्कीपुर सीट का वहां पर चुनाव ना होना।
और चुनाव किस लिए नहीं हुआ, ये मैंने एक कार्यक्रम किया था। गोरखनाथ बाबा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने आरोप लगाया अवधेश पर, जो वहां से पहले विधायक थे अब लोकसभा सांसद हो गए हैं, कि उन्होंने अपने जो कागजात थे जिस नोटरी से नोटराइज कराए उसका लाइसेंस ही खत्म हो चुका था। पर वो तो विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा के सांसद की शपथ भी ले ली। और गोरखनाथ बाबा कह रहे हैं भैया मैं ये याचिका वापस ले लूंगा। पर चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, ये सीधा मामला हाई कोर्ट में जाता है, पिछली 12 सितंबर से वहां पर आज तक सुनवाई भी नहीं हुई। गोरखनाथ बाबा कह रहे हैं वापस ले लूंगा याचिका, पर वहां चुनाव नहीं हुए। तो एक एक सीट कितनी जरूरी है। विपक्ष कह रहा है देखिए मिल्कीपुर में हार गए, जैसे अयोध्या हारे थे, फैजाबाद की सीट हारे, तो ये डबल वैमी हो जाती योगी आदित्यनाथ के लिए। तो ये तो योगी आदित्यनाथ का पक्ष। पर उधर अखिलेश फ्लैटरिंग टू डिसीव जो होता ना, तो कभी लग गया क्या। बीजेपी तो यही दिखाने की, यही साबित करने की कोशिश करेगी इट वॉज अ मेयर ब्लिप। जो 4 जून को नतीजे आए, अब नहीं आए अच्छे नतीजे यूपी में, बाई चांस खेल बिगड़ गया, ये तो तुक्का लगा, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश दिखाएंगे कि तुक्का नहीं, ये पीडीए की जो रणनीति में चल रहा हूं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो एक साथ लामबंद करने में सफलता हासिल की, उसे आगे बढ़ाऊंगा। पर उस बढ़ाने में अब खेवनहार शब्द पर फिर से गौर करना होगा। निषाद कह रहे हैं मैं खेवनहार हूं बीजेपी का। हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का फायदा किया और समाजवादी ने कांग्रेस का। समाजवादी खेमे में से भी कोई नहीं कह रहा था कि हम 37 सीटें जीतेंगे, उनके लिए भी एक सरप्राइज था। और कांग्रेस तो भटकती हुई आत्मा की तरह 2.36% वोट बैंक जिसका रह गया हो, 2 सिर्फ विधायक जीत पाए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, 17 लड़े 6 जीत गए। तो दोनों एक दूसरे की नैया पार लगाते दिखे। पर अब गतिरोधक आ गया है, स्पीड ब्रेकर आ गया है दोनों की पार्टनरशिप में। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, अखिलेश बोले मैं तो 2 दूंगा, खैर लीजिए और गाजियाबाद लीजिए, बाकी बात खत्म। तो 2 दिन पहले कांग्रेस ने कहा कि देखिए हम जीत दिलवाना चाहते हैं, जीत जरूरी है, इंडिया गठबंधन, हम उनके साथ खड़े हैं, हम कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अब ये दरियादिली लगती है, फेस वैल्यू पर लें बयान को तो बड़ी दरियादिली लगती है, पर अंदर खाने क्या कुछ गांठें भी बन रही हैं, कुछ दरार भी आने लगी है क्या। भाई अखिलेश वखिलेश किया, हरियाणा में भी अखिलेश को नहीं पूछा गया। अभी महाराष्ट्र में अभी कुछ देर पहले का घटनाक्रम है, अबू आजमी ने सीधे एक चेतावनी दे दी, धमकी दे दी कि भैया 5 सीट हमें दो। 5 का तो वो ऐलान भी कर चुके हैं अपने उम्मीदवारों का कल तक, वरना हम 25 पर अकेले लड़ेंगे। शरद पवार से जाकर मिल भी आए। तो ये हरियाणा में हार के बाद, वो मुंह से, जीत के मुंह से निकाली हुई हार कांग्रेस की, मौका दे रही है इंडिया गठबंधन के घटकों को आईना दिखाने का, कांग्रेस को कि भैया संभल जाओ, ये ऐठन, ये मरोड़ ज्यादा दिन चलती नहीं है, पेट में दर्द कर देगी, राजनीतिक दर्द। वो सबक, वो आईना दिखाते हुए अखिलेश ढूंढ रहे हैं, या दरअसल 2 लड़के साथ तो चले थे पर हैंड ब्रेक खींच रही है, हाथ साइकिल का ब्रेक खींचता हुआ दिख रहा है क्या। तो ये आपस में कई चीजें एक दूसरे के अंदर समाती दिख रही हैं, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, योगी वर्सेस अखिलेश, यूपी देगा क्या संदेश। और गठबंधन में रार, दोनों जगह दिक्कतें हैं। अभी आरएलडी की भी बात करने वाला हूं। ओम प्रकाश राजभर को तो पूछा ही नहीं, आरएलडी को 1 सीट दी गई है मीरापुर की। कौन है असली खेवनहार। भाई आरएलडी समाजवादी के साथ था ना,
2022 में। आज हो गया है बीजेपी के साथ। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब हैं बीजेपी के साथ। खेवनहार में भी नजर रखने की जरूरत है क्या? चर्चा में बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए गठबंधन जो है उसके अहम घटक, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं आरएलडी के मलूक नागर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और मनोज राजन त्रिपाठी लखनऊ से लगातार राजनीति को ट्रैक भी करते हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, बेहतरीन लेखक हैं। पर उदयवीर भाई, दो लड़के साथ चले थे पर अब समर्थन देने पर मजबूर कर दिया, कोई रास्ता ही नहीं दिया। ये गठबंधन की दरार के तौर पर है या गठबंधन मजबूत होता है? सारी सीटें खुद ही अब आप लड़ेंगे, कांग्रेस के लिए 2 लायक भी नहीं छोड़ा, या कांग्रेस को ऐसा लगा कि भैया ये 2 देकर भी क्या एहसान किया जा रहा है? नौबत यहां पर आ गई गठबंधन की। ये तो आपसी समन्वय और समझदारी है कि जो चर्चाएं मीडिया, टीवी और दलों के नेताओं के बीच में हो रही थी कि ये मिलेगा कि वो मिलेगा, कि हम लेंगे कि वो लेंगे, उसको नेशनल लीडरशिप ने आपसी सहमति से बहुत आराम से सुलझा दिया। कुछ उम्मीदवार वापस लेने पड़ते, कुछ काम होने पड़ते, उस पर कांग्रेस की लीडरशिप ने जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बात की, और राहुल जी और अखिलेश जी की बात हो के जो रास्ता अच्छा निकला उसको बता दिया गया और दोनों दलों के नेताओं ने स्वीकार कर लिया। आज कांग्रेस की लीडरशिप ने हर विधानसभा के लिए अपनी समन्वय टीम बनाकर भी हमारे पास भेज दी। तो ये तो हमारी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि निश्चित तौर पे जब 2 दल बैठते हैं तो हर दल का नेता अपने पार्टी के अपने प्रोस्पेक्टिव से सीटें मांगता है, चर्चा करता है। नहीं, 2 शीर्ष नेतृत्व के इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाना है। नहीं, इंडिया अलायंस को आप आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों सबसे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के भी कांग्रेस के भी, आपस में बात हो गई। जमीन पर यह संदेश उतर पाएगा या कांग्रेसी कार्यकर्ता कहेगा कि भाई ये तो फिर से समाजवादियों ने अपनी चला दी, हमारे को तो ऐसे ही पिछलग्गू बनाकर छोड़ दिया, क्या करें बाहर निकल के? आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं जमीनी राजनीति। आप थोड़ा उम्मीदवारों पे अगर नज़र डालेंगे, विधानसभा देखिए ये उपचुनाव है। उपचुनाव में पहले तो अधिकांश सीटों पे पहले ही कोई न कोई व्यक्ति होता है या कुछ स्थिति होती है, तब वो सीट खाली होती है। ये जनरल इलेक्शन नहीं है। और आप अगर उम्मीदवारों पे तो नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि अगर समाजवादी पार्टी कुछ सीटें छोड़ती तो शायद वही उम्मीदवार कांग्रेस से भी हो सकते थे। तो ज़मीन पर कोई झगड़ा नहीं है। और अखिलेश प्रताप जी भी पैनल पे बैठे हैं, अभी चुनाव लड़के आए हैं 24 का। आप बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, तो वो निश्चित तौर पर बताएंगे कि उनके लिए समाजवादी कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता से कम कमिटेड नहीं था। और यही समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। ऐसी परिस्थिति अभी आई तो वैसे आपने एक बहुत बढ़िया अभी बात कर दी, और मैं टीवी की भाषा में थोड़ा दर्शकों को समझा दूं। आपने स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार करके टेलीप्रॉम्प्टर पर डाल दी अखिलेश प्रताप सिंह के लिए। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर एंकर्स वो पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ता, मैं अपने मन से बोलता हूं, पर वो स्क्रिप्ट लिख दी जाती है। तो आपने दरअसल स्क्रिप्ट लिख दी है अखिलेश प्रताप सिंह के लिए, और आप उम्मीद ये लगा रहे हैं कि अखिलेश प्रताप सिंह शब्दशः वही पढ़ देंगे। नैरेटिव सेट कर दिया, अखिलेश प्रताप सिंह यही पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड उनसे पूछ ही लेता हूं, उनसे ही पूछ लेता हूं। नहीं, मैं बता दूं पहले। हाँ बताइए। अखिलेश प्रताप सिंह, नहीं मैं बता देता हूं, 1 मिनट मैं ही बता दूं। अखिलेश प्रताप सिंह बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन है। मैं स्क्रिप्ट लिखने की स्थिति में नहीं हूं। दूसरी बात, पूरे चुनाव पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारी इतनी बातचीत हुई है कि मुझे विश्वास है। बाकी आप बात करिए, ऐसा नहीं है कि अखिलेश प्रताप सिंह को कोई उंगली पकड़ के चला सकता है। वो सीनियर हैं, समझदार हैं, लगातार टीवी पे रहते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, ये इंडिया के हित में दरियादिली दिखाई है समाजवादी पार्टी के साथ, बिल्कुल तन मन धन से, बिना किसी खलिश, बिना किसी रंजिश के समर्थन देने के लिए उतरी है कांग्रेस।
या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम रह गया? मिल ही रही थी दो कि इसका भी क्या लड़ेंगे, छोड़ देते। संदीप जी, जब से बीजेपी 70-75 का नारा देने वाली उत्तर प्रदेश में अपनी आधी सीटें गंवाई और इंडिया गठबंधन ने 40 से ज़्यादा सीटें जीती, बीजेपी उसके बाद दंगे का दांव लगाना शुरू कर दी और वो दांव भी खुल गया। लोग समझ गए कि बीजेपी बौखलाई हुई हार के डर से, और मिल्कीपुर का उपचुनाव न करा करके और कंफर्म हो गया कि बीजेपी कितनी डरी और सहमी हुई है। इंडिया गठबंधन रोजाना और मजबूत हो रहा है और हम लोग 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और ये मत सोचिए, ये तो सेमीफाइनल है, 2027 हमारा लक्ष्य है और उसमें 2/3 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य, और हम लोग जीतेंगे इंडिया गठबंधन। और बीजेपी का जो कुशासन है उससे प्रदेश के लोगों को निजात दिलाएंगे और एक बेहतर सरकार देंगे। रोजाना सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है जिस सरकार को, जहाँ की सरकार सिर्फ बेमनसता से काम करती हो, एक भी विकास और जनता के हित की बात न करती हो, सिर्फ लोगों को बांटना, लड़ाना और उसी के हिसाब से नैरेटिव सेट करके मीडिया में अपनी बातें रखवाना, लोग ऊब चुके हैं। लोगों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, विकास चाहिए, खेती के अवसर चाहिए, कारोबार के अवसर चाहिए, कुछ नहीं है। गठबंधन साथ है क्या? आप वहां पर अबू आजमी खबर छपी है, अखिलेश प्रताप सिंह अबू आजमी कह रहे हैं भैया कल तक का समय दे रहे हैं, 5 सीटें हमें दे दो महाराष्ट्र में, वरना हम तो 25 पर अकेले लड़ेंगे। अब हर कोई जो आपका घटक है थोड़ा आंखें दिखाने लगा है। ये इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत है क्या, और खास कांग्रेस के लिए? देखिए, आपको अबू आजमी की बात याद आ रही है, दिख रही है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे लिए सीटें ज़्यादा मिलें, बात होती है लीडरों के बीच में। लेकिन बीजेपी गठबंधन में मुख्यमंत्री शिंदे गुट और अजित पवार गुट किस तरह से तलवारें लिए भाज रहा है, अभी तक उनके यहाँ सीटें डिसाइड नहीं हो पाई हैं, किसको कितने सीटें पर लड़ेंगे ये सब डिसाइड नहीं हो पा रहा है। वो किसी को नहीं दिखना है, क्योंकि उस पर अभी नैरेटिव नहीं सेट करना है, वहां भी जमाना जब्त होगी। जो सीट शेयरिंग की बात महाराष्ट्र में भी होगी, वो अखिलेश यादव जी और हमारे नेतृत्व के, महाराष्ट्र का नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व मिलकर तय कर लेगा। हम लोगों में इसी तरह आप लोग लोकसभा में कयास लगाते रहे, हम लोगों की दोस्ती मजबूती से रही, मजबूती से लड़े और मजबूत परिणाम भी आए। उसमें कोई हंसने या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि बीजेपी के उन बागियों के लिए यूपी में एक ये अवसर है कि वो अपना हिसाब जो योगी से चुकता करना चाहते हैं और अभी तक कामयाब नहीं हुए, वो इस विधानसभा के उपचुनाव में अपना हिसाब चुकता करना चाहें तो कर सकते हैं। आप एनडीए खेमे के लोगों को भी थोड़ा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक मिनट, अगर सब कुछ चंगा सी उदयवीर सिंह, तो अबू आजमी ये धमकी देने की नौबत क्यों आ गई कि जी 5 सीटें हमारे खाते की, 18 सीटें हैं छोटी पार्टियों के लिए रखी हैं? ये तो 3 दिन पहले बोल दिया था महाविकास अघाड़ी ने, पर ये नौबत धमकी की क्यों आ गई कि या तो कल तक बता दो वरना हम तो 25 अकेले लड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये बात कांग्रेस की लीडरशिप से मिलके उन्होंने नहीं कही, शरद पवार साहब से मिलके कही है, तो आप कांग्रेस से वो सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ, स्टेट लीडर्स अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी बातें कहते हैं अपनी समझ के हिसाब से। यूपी में भी बातें हुई, हरियाणा में हुई, हर राज्य में होंगी, और अंतिम फैसला पार्टी की लीडरशिप करती है। अपने कार्यकर्ताओं को समझाना, सहेजना, उनको काम टाइम लाना और लीडरशिप के बीच में ये तय हो जाना कि इस समय क्या करना हमारे लिए हित में होगा, वो लीडरशिप के स्तर पे होता है। और मुझे लगता है जैसे होता आया है वैसे हो जाएगा। अच्छा, ये तो बताइए, ये 27 का सत्ताधीश वो 23 अक्टूबर ही जन्मदिन मना डाला, ये कार्यकर्ताओं का अति उत्साह था। वो संसद के रिकॉर्ड तो बताते हैं 1 जुलाई है जन्मदिन अखिलेश यादव का। ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, पोजीशनिंग हो रही है कि बस 27 के नतीजे का एक संदेश इन्हीं नतीजों में मिल जाएगा। आप खुद ऐसे परिवेश से आते हैं
कि जन्म तिथि और जन्मदिन में अंतर हो जाता है। जन्म तिथि और जन्मदिन में अंतर हो जाता है, हाँ। आप भी जानते हैं। तो खैर वो अलग बात है। ये तो उत्साही कार्यकर्ता हैं, उन्हें जैसा लगता है। 22 में भी सरकार के बहुत नज़दीक थे, 3-4 लाख वोट और मिला होता पूरे प्रदेश में सरकार बन जाती। और जो परिणाम है और जनता का रुझान है उसको देख के कार्यकर्ता कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन ये कार्यकर्ता लिख रहे हैं। लेकिन जो खेवनहार वाला पोस्टर आप दिखा रहे थे, भाजपा को कहना चाहिए कि हमारे खेवनहार हैं, और भाजपा अगर कह रही है खेवनहार हैं तो सम्मान दे दे, क्यों नहीं दे पा रहे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई संजय निषाद जी की, उसमें उन्होंने बहुत सारी बात कहने के अलावा ये कहा कि हमसे वादा किया गया था कि हमारे आरक्षण का मुद्दा सुलझा दिया जाएगा, और हमको अभी वादा किया है, अभी बोला गया है कि राष्ट्रीय मुद्दे पहले सुलझ जाएं फिर आपके नंबर आएगा। तो सर कुर्सी अगर नहीं छोड़ना है तो थोड़ा तो भाजपा के पक्ष में बोलना पड़ेगा। ठीक है। बाकी प्रोफेसर स्पष्ट सौरभ कहा मालवीय कि है, बेवकूफ बनाया। मतलब एनडीए गठबंधन में एक अनईजी पीस है क्या? अभी तो वो दबे हुए हैं, ज्यादा खुलकर बोल नहीं सकते, तो अभी बोल नहीं रहे हैं। पर संजय निषाद खेवनहार शब्द इस्तेमाल करना, वो इशारों में ही सही ये बताते घूम रहे हैं भैया हमारे बिना काम नहीं चलेगा, अभी तो चलो आप हमें दबा रहे हैं या हमारी बात सुन नहीं रहे। संदीप जी, उत्तर प्रदेश में यह उपचुनाव के लिए और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए के विजय का चुनाव है। यह एनडीए के सभी घटक दल और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने विकास के लिए और केंद्र की और उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए जो अनवरत प्रयास किया गया है, उसके लिए जनता के बीच में जाने का अवसर है, इसलिए विजय का चुनाव है। रही बात, जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को टोपी पहना दिया या कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। इसलिए उन दोनों लोगों के लिए बड़ा अच्छा आपने बताया, स्क्रिप्ट लिखा भी है कि अभी देखो होता क्या रहे हैं कि अब अखिलेश जी ही बताएंगे। अरे उनको तो समर्पण के लिए आपने मजबूर कर नहीं, दिया। समाजवादी ने टोपी पहनाई या नहीं पहनाई उस पर तो हमने विस्तार से चर्चा कर ली। आप किस किस को टोपी पहना रहे हैं कि ये सारे गठबंधन वाले हम साथ साथ हैं, पर साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए चाहिए, ये बता रही है क्या बीजेपी? और इसी पीड़ा का दरअसल इजहार खेवनहार शब्द इस्तेमाल करके संजय निषाद के समर्थक कर रहे हैं क्या? संजय निषाद जी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि यह विजय के लिए चुनाव है, एनडीए की जीत के लिए चुनाव है। हम सब एक साथ विजय के लिए निकल पड़े हैं। हमारे सारे प्रभारी मंत्री, सारे कार्यकर्ता, सभी लोग लगे हैं और सिर्फ एक ही नारा, एक ही बात, विकास विकास और विकास के आधार पर जीत। तो विकास के नाम पर ये वोट डलेगा, और इसके राजनीतिक असरात क्या होंगे? ये डू और डाई बैटल हो गया है ना। ये बात तो आप मानेंगे प्रोफेसर सौरभ कि अगर 9 में से 6-7 सीटें बीजेपी नहीं जीतती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। संदीप जी, अगर और मगर तो टोपी पहनाने वाले के पास जाए, समर्पण करने वाले के हिस्से में जाए, उन दोनों की झोली में डाल दीजिए। ये तो विजय का चुनाव है और काम का चुनाव है, विकास का चुनाव है। इसलिए अगर मगर वो टोपी उनको पहना दे और वो उनके सामने समर्पण करते, इसलिए उन दोनों को मुबारक है। यहाँ तो केवल और एक ही बात है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है और जनता ने इस बात को स्वीकारा है, जनता ने आदेश दिया है। तो संजय निषाद ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं खेवनहार नहीं बना तो 2027 में मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ये भी कहा है। उन्होंने यही कहा कि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस की सपा की लुटिया ऐसे ही नाचती डोलती हिलती रहेगी और बाकी शक्तियों को आने नहीं देंगे और एनडीए के साथ मजबूती के साथ प्रबल दावेदारी के साथ खड़े रहेंगे और विकास के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बाइट है, आप देख लीजिए, आपके रिपोर्टर्स में। हाँ, वो तो देखिए। और जो पोस्टर भी लगाए, अब पोस्टर में भी देखिए दिलचस्प बात क्या है कि उस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह की भी तस्वीर है, फिर थोड़ी बड़ी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी की फोटो, और सबसे बड़ी फोटो उन्होंने खुद अपनी लगाई हुई है और फिर कह रहे हैं जय निषाद राज, जय श्री राम।
निश्चित तौर पर एनडीए के घटक हैं, उनका बहुत सम्मान है और संजय निषाद इस बात के साथ खड़े हैं कि एनडीए के नेतृत्व में सर्व समाज का, पूरे समाज का विकास हो रहा है और मोदी जी पर विश्वास जता रहे हैं, योगी जी पर विश्वास जता रहे हैं और साथ में उनके पूरे समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये हमें प्रसन्नता की बात है और पोस्टर तो उनका अधिकार है, इसलिए उस पोस्टर के साथ हम सब खड़े हैं। ये उन्होंने बहुत आदर्श स्थिति व्यक्त किया है जहाँ पर मोदी जी को, योगी जी को और समस्त पार्टी। अच्छा, मतलब ये नहीं कह रहे कि चलिए इस बार तो हमारे को ऐसे ही अंगूठा दिखा दिया, बेरंग भेज दिया, अगली बार मत करना ऐसा। देखिए संजय निषाद जी कह रहे हैं कि विजय की बात है, अभी भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे और 29 भी जीतेंगे, इसलिए अच्छा, अभी तो 27 से आगे 29 तक भी पहुंच गए। पर मलूक नागर साहब, आप भी 2 सीटें मांग रहे थे, मीरापुर से ही संतोष करना पड़ा। तो इंडिया गठबंधन में क्या रार है, क्या दरार है, वो सब बातों की आप मौज तो लेते हैं, पर आपके अपने घर में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखता नहीं है। देखिए, कौन कितनी मांग रहा था, किसने 3 मांगी, किसने 2 मांगी, किसने 1 मांगी, ये कहाँ किसने लाके कह दी संदीप जी, कहाँ से आपने दूरबीन लगा रखी है जो बिल्कुल सीधा सीधा देख लिया। हमारा तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हाँ। हमारी सीट मीरापुर बिजनौर लोकसभा की हम पे थी की भी मांग रहे थे और आज भी हम पे है। और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पूरे देश में आहिस्ता आहिस्ता सारे किसानों में पहले की तरह फैलनी शुरू हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी की सोच को लेकर के चौधरी जैन जी को आगे पूरे देश में जो घुमा रखा है उसका साफ साफ सीधा सीधा असर बढ़ता है। और हम तो मीरापुर जीतेंगे ही जीतेंगे और बाकी जहां जहां भी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, एनडीए के, बीजेपी के जितने भी लोग लड़ रहे हैं, हर सीट पे हमारा पद, मलूक नागर का पद महासचिव है। महासचिव लिखिए, आपने सचिव लिखा हुआ है जी। तो पूरा का पूरा जो है हर जगह हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चौधरी चरण सिंह जी के जो विचारों की सोच को लेकर के हैं, जो पिछले दिनों कहीं थोड़े बहुत कम थे, अब पूरे देश में जो जैन जी ने जो चीज आगे लेके चल रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के विचार अब व्यापक होते जा रहे हैं। 80-20 नहीं, देखिए चौधरी बात पर लोगों को पाकिस्तान भेज देते थे क्या, खाने को लेकर, पहनने को लेकर, ये चीजें जिहाद जैसा शब्द चौधरी चरण सिंह इस्तेमाल कर सकते थे। संदीप जी, चौधरी चरण सिंह जी, एक विचार जो है वो कभी मर नहीं सकता, वो कभी गायब नहीं हो सकता, वो ब्रह्मांड में घूमते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को लेकर के अगर चौधरी जैन जी को आगे लेके आए हैं और कुछ लोगों पे अगर वो हजम नहीं हो रहा है और किसानों को और चौधरी चरण सिंह जी को जो पिछड़े समाज में उनको अगर हजम नहीं कर रहे हैं तो उनको आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ेगी। और चौधरी जैन जी जिस तरह लेके चल रहे हैं, बहुत 100% हमारा रिजल्ट एमपी के चुनाव में था। अभी आप तो जिस इलाके से आते हैं मलूक साहब, और मैं भी उसी इलाके से आता हूं, मेरी मजबूरी है, मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी और आपको आपकी जरूरी है कि मेरी बात काटनी आपने। चलिए प्लीज करिए, बोलिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावी होगा या नहीं, इसकी तो पैरवी चौधरी चरण सिंह लगातार करते आ रहे थे। और हम तो वो उस इलाके के हैं जहां पर गांडे होते हैं, ईख यानी कि गन्ना 10-15 नवंबर से वो मिल में उतरने लग जाएंगे। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस जारी हो जाएगा टाइम पे, वो बढ़ जाएंगे क्या? पंतनगर से लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर वो कहते हैं 450 से 500 रुपए न्यूनतम लागत है। यहां गन्ने की कीमत 350 रुपए रखी जाती है। ये भी चरण सिंह लगातार पैरवी करते थे। देखिए संदीप जी, मैं भी कहीं भी चाहे किसी भी पार्टी में रहा, सांसद में समाजवादी और बीएसपी और लोकदल ने मिलकर बनाया, पर चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को लेके मैं हमेशा देश की संसद में 864 मुद्दे उठाए और हमेशा टकरता था किसानों को लेके, गन्ने के मूल्य को लेकर के। और 23 बार 5 साल में मैंने ये गन्ने के मूल्य को उठाया जब हम विपक्ष में थे। मुझे मालूम है, जब सबसे ज्यादा लोकसभा में आपने उठाया। अभी बात खत्म, लेकिन अभी भी फर्क इतना है, हम सरकार में हैं, प्लेटफार्म कौन सा हो, मुझे पूरा विश्वास है चौधरी जैन जी किसानों के मुद्दे को लेकर के लिए, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर लिए, किसानों के हमेशा हितों की बात को लेकर के, पिछड़े दलित और अकलियत समाज की चीजों को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। उदयवीर जी यहाँ बैठे हैं, सुनवाई हो रही है ना। अखिलेश प्रताप सिंह ने एक बड़ी मार्के की बात कही जी। वो ये कह रहे हैं कि अभी तो गठबंधन वालों को ये कहा जा रहा है कि
राष्ट्रीय मुद्दे सुलझने दो पहले, और सुलझने दो, आपकी जो समस्याएं हैं उनका नंबर भी आएगा। ऐसा तो नहीं बता रहे हैं ना देखिए, बीजेपी वाले आपको। मुझे नहीं पता किस कोने में किस व्यक्तिगत स्तर पर किसकी बात कर रहे हो, पर देश के किसानों की बात जो चौधरी चरण सिंह जी के समय में होती थी, उससे अडॉप्ट करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को लेकर के जो पूरे देश के किसानों को चाहे आय बढ़ाने की हो, चाहे नई नई फसल की जातियां लेने, फसल की नई नई प्रजातियां पैदा करने की हो, चाहे फ्रूट और सब्जियों की नई नई प्रजातियां पैदा करने की हो। आप वहीं से आते हो, मेरठ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पटेल यूनिवर्सिटी के नाम से, उस पर आजकल ऐसे सेवों की प्रजाति पैदा कर दी है जो सेव 1 या 0 या -डिग्री में होते थे, और 45 डिग्री पे एक ही साल में पौधा लगाओ और 1 साल में सेव आने लगेंगे। तो हर जगह काम हो रही है, किसानों के खाते में पैसा जा रहे हैं। गन्ने की जो आजकल जो फसल है उसकी इतनी डेंसिटी, इतनी डेंस हो गई है, उसके अंदर वेट, वजन जो है, उसकी हाइट और उसका वजन इतना बढ़ गया है कि एक गन्ना करीब करीब 1.5 गुने की वजन के बराबर बैठता है। तो किसान अभी मैं उन डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, पर हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए। देखिए संदीप जी, आप संदीप जी मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं भी आपके प्रदेश से आता हूं, क्योंकि आप एंकर हैं, आपके अधीन हूं, तो इसलिए मुझे चुप रहना पड़ेगा। अगर मैं बात कहूं तो किसी भी, अगर मैं बात कहूं तो देश की लोकसभा में, प्रदेशों की विधानसभाओं में, किसी टेलीविजन के एंकर में हमेशा तरक्की करने का, इंप्रूव करने का, अमेंडमेंट करने का, जैसे बिल में अमेंड होता है, गुंजाइश रहती है, और वो रोज प्रयोग होते हैं, रोज रिसर्च होती है, उसमें करते जा रहे हैं। किसानों के लिए ये उपचुनाव क्या संदेश देने वाला है? किसानों के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी, चौधरी जैन जी घर में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ किसानों के हितों की रक्षा बिल्कुल करेंगे। पूरा ही मजमा लूटने में लग गए मलूक नागर साहब। अब ये तो बता दीजिए, ये उपचुनाव के नतीजे संदेश क्या देंगे? मीरापुर जीतना कितना जरूरी है आरएलडी के लिए भी, और 9 में से कम 6 से 7 जीतना कितना जरूरी है बीजेपी के लिए, आपके गठबंधन? देखिए, मीरापुर तो सीधा सीधा हमारा बिल्कुल अपने लोग हैं। हम वहाँ से हमेशा चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी जैन जी, मेरे बड़े भाई लखीराम जी, मैं भी, और वहाँ से चंदन सांसद हैं वो भी, हम सब मिलके लोगों का ध्यान रखते हैं। वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अच्छा, जो दूसरी सीटें हैं जहां चौधरी चरण सिंह जी की विचारक जो लोग हैं, जो हमारे समर्थक लोग हैं, जो हमारी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, एनडीए में पूरा सिद्ध करेंगे। जिस तरह जैन जी को इज्जत दे रखी है 2-2 मंत्रालय देके, हम भी पूरी ताकत लगा के एनडीए या बीजेपी के लोगों को बढ़िया मजबूती देने का। ठीक है मनोज राजन, 2 शब्दों पर, और आप तो शब्दों के जादूगर हैं, शब्द गढ़ने में कोड काकोरी से लेकर आपकी क्या क्या किताबें हैं जो कमाल करती हैं। 2 शब्दों पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक तो सत्ताधीश, 27 का सत्ताधीश, वहां से सत्ताधीश, और खेवनहार। तो दरअसल कौन किसका खेवनहार बन रहा है, या ये गठबंधन में रार के संकेत भी हैं और हर कोई अपनी पोजीशनिंग कर रहा है? अभी 27 की लड़ाई तो दूर की बात है, पहले यहां पर क्या निकल कर आएगा उस हिसाब से पोजीशनिंग भी शुरू हो रही है क्या? पोजीशनिंग मजबूरी ही है और वही मजबूती भी है। तो उसी के हिसाब से ये जो ऐन चुनाव के वक्त उनकी तिथि के मुताबिक, अगर वो तिथि है तो उस तिथि के मुताबिक जो पोस्टर लगाया गया, वो पोस्टरबाजी इन 9 सीटों के, हालांकि 10 सीटें हैं, उपचुनाव को लेकर ही वो पोस्टरबाजी शुरू हो रही है। और ये पोस्टरबाजी किसी सिर्फ योगी आदित्यनाथ या किसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होती है। वो पोजीशनिंग इस प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस के लिए भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र का जवाब अबू आजमी का कुछ और होगा और उत्तर प्रदेश का जवाब कुछ और। दोनों ही जगहों पर एक ही जैसे जवाब होंगे। ये दोनों लड़के एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, साथ में लड़ने आए थे। मुझे याद है नरेश उत्तम तब अध्यक्ष हुआ करते थे। 1 महीने के आसपास पूरा ड्रामा चला था सीटों के बंटवारे को लेकर, और उस वक्त लंबी लंबी वीडियो कॉल, अंततः प्रियंका गांधी ने वो पूरा मसला सुलझाया था, और तब जाके वो गठबंधन कामयाब हुआ और बाद में अगले ही चुनाव में टूट गया था। है, अब आते हैं खेवनहार। तो चूंकि जो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, ये सीट निषाद ने मांगी थी, ये सीट उनको चाहिए थी। ऐन वक्त पर जब वो सीट नहीं मिली तो एक धड़ा है, 2 लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं, निषाद भी हो सकते हैं और राजभर, ये दोनों लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं। हाँ। इन्होंने अपनी पोस्टरबाजी करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लिहाजा डिप्टी सीएम को बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ी, क्योंकि वहां पर मल्लाहों की, निषादों की एक अच्छी वोट बैंक है, अच्छा वोट बैंक है, उसको वो भाईचारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मजबूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि दिखाना है कि हम साथ हैं, आप ये कह रहे हैं?
मैं शाना बशाना खड़ा हूं आपके साथ, मैं आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के लड़ा हूं, क्योंकि पोस्टर तो लग गया, सीट तो नहीं मिली, उम्मीद भी थी और मांग भी रहे थे। अब नहीं दी है तो कम से कम ये चुनाव बिगड़ने ना पाए, किसी भी हालत में बिगड़ने ना, क्योंकि ये चुनाव और किसी के लिए कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा चुनाव नहीं है ये चुनाव तो असली परफॉर्मेंस तो योगी आदित्यनाथ के रिजल्ट तो मतलब वो तलवार अभी तक लटकी हुई है, वो सवाल जस का तस है, अभी भी घेराबंदी जारी है। अगर चुनावी नतीजे मुफीद नहीं हुए बीजेपी के तो दिक्कतें हो सकती हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। मैं बिना नाम लिए कोट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े नाम जो भी आप सोच सकते हो, उन 5 लोगों का कहना है कि लगातार देर हो रही है उस फैसले को लेकर। लोगों से खामोश रहने को कहा गया है कि फिलहाल ये जो रोज मीडिया, अखबारों और हर जगहों पर इस मुद्दे की चर्चा चल रही है, फिलहाल इसको धीमे से मेलो डाउन किया जाए, लेकिन इंतजार करिए, फैसला होगा। और वो जिनको इंतजार करने को कहा गया है वो लगातार ये बात कहते हैं। मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं ये बात, केवल नाम नहीं ले रहा हूं। ये तो बीजेपी की बात हो गई, पर कांग्रेस का ये मान जाना कि भाई हम तो समर्थन देंगे या जीत ज्यादा जरूरी है, ये खलिश में, ये खिसियाहट में कांग्रेस को करना पड़ा, या दरअसल कांग्रेस को समझ में आया कि भैया साइकिल के बिना सवारी कर ही नहीं पाएंगे वो सत्ता की उत्तर प्रदेश में। मैं फिर कहना चाहूंगा कि राजनीति गन्ने की फसल कतई नहीं है जो हर साल काटी जाए। राजनीति तो बरगद का पेड़ है जिसमें 100 साल बाद भी कोई आदमी अपने रस्सी डाल के झूला झूल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी का एक लगातार यहां से जमीन खोती चली गई और पूरी जमीन जाके रायबरेली तक शिफ्ट होगी। फिर एक चुनाव आता है, अब अमेठी भी उनके पास है और इसके अलावा कुल मिला के 6 सीटें हैं। उस राजनीतिक जमीन को दोबारा वापस लाने के लिए कांग्रेस को कुछ पैतरे चलने पड़ेंगे, कुछ सियासी गठबंधन करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर उन्हें आना है तो साइकिल पर के डंडे पर उनको बैठना है, या तो उनको डंडे पे जगह मिली जाएगी या कैरियर पे जगह दी जाएगी। हाँ। और वो साइकिल तो अखिलेश यादव ही चलाएंगे, तभी कांग्रेस की वापसी होगी। लिहाजा ठीक है, तो दोनों खेमों की आपने बात की, पर ये जो खेमों की बात है, संदेश क्या मिल रहा है और उत्तर प्रदेश 23 तारीख के बाद क्या कहता है या किस तरफ जाता दिख रहा है? अब मैं थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल आपके लिए बचा के रखा है विनोद। हाँ, दरअसल हरियाणा के बाद जो है इस तरह के सवाल बड़े मुश्किल हो गए हैं हम सबके लिए किस तरह की बात करना। लेकिन देखिए, उपचुनाव का महत्व कभी होता कभी नहीं होता है, और इन उपचुनाव का पर ये छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाले हाँ, चुनाव ये अचानक इसलिए बढ़ गया। हाँ। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनाव हुआ था घोसी का उपचुनाव, और वो उपचुनाव टेस्ट केस था दारा सिंह चौहान वाला, और वहां पर पूरी ताकत लगाई बीजेपी ने, लेकिन वो चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी हारी घोसी का। और वहां से नैरेटिव सेट हुआ लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि बहुत जल्द समय कम था, और उसका फायदा ये हुआ कि आज जो नैरेटिव सेट हुआ और जो सारी और बाकी फैक्टर्स रहे कि आज भाई चाहे राजभर हो, निषाद हो, सब बीजेपी के साथ आ गए, पर पीडीए कार्ड काम कर गया। उन्होंने मिडिल लेवल वाले जो पिछड़े दलित गुट के नेता थे उनको टिकट दे दिया, ठेकेदारी खत्म होती दिखाई दी। असली बात ये है, जो बड़े ठेकेदार थे वोटों के, उसकी जगह अखिलेश जी ने जो जिलों के और अंचलों के जो स्थानीय स्तर के नेता थे, उन्हीं जातियों के, उन पर दांव लगाया और वो सफलता मिली उनको। अब जो ये चुनाव हो रहे हैं 9 सीटों के उत्तर प्रदेश में, ये योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए ये एक तरह से आगे का नैरेटिव सेट करेंगे। तुक्का तो नहीं लग गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये टेस्ट है अखिलेश के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए, तो क्या अस्तित्व की लड़ाई भी हो जाएगा? अस्तित्व की लड़ाई इसलिए भी है कि बीजेपी ने एक प्रयोग कई राज्यों में किया है मुख्यमंत्री बदल के चुनाव जीतने का। हरियाणा में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, तो वो उत्तर प्रदेश में भी उस प्रयोग को दोहराना चाहेगी, और इसलिए योगी जी को जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके अपना अस्तित्व पार्टी के अंदर अपनी लड़ाई जो है उसके लिए उनको जीतना। हजारों की तादाद में राय आ रही है, मशवरे आ रहे हैं। एक राय बाकायदा मैं पढ़ना चाहूंगा, उसी को सवाल के रूप में आखिरी सवाल आपके सामने पेश भी करूंगा विनोद। अनंत बोर से हैं, थाने में रहते हैं। इनका कहना है कि एनडीए के लिए रास्ते अभी बहुत आसान नहीं है, उपचुनाव जीतना योगी और अखिलेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही जो मैं कह रहा था कि दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए देखिएगा ये चुनाव काफी कांटे के होंगे, बहुत संघर्षपूर्ण होंगे।
इसलिए क्योंकि दोनों नेता अपनी पूरी प्रतिष्ठा पूरी ताकत लगाएंगे और इस बात को कांग्रेस ने समझ लिया था। उसको मालूम था कि 2 सीटें अगर मिल भी जाएंगी तो उस सीटें जीतना उसके बस की बात नहीं थी। गाजियाबाद का पिछला तो व्यवहारिकता की है तो उसने कांग्रेस ने व्यवहारिकता या किसकी नहीं, हाथ है? व्यवहारिकता की है, व्यवहारिकता की है कि भाई वो व्यवहारिकता महाराष्ट्र में भी होती दिखेगी। हाँ, मैं देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को सप्लीमेंट किया, कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी ने। तो कांग्रेस ने मैदान दिया है सपा को कि भाई चलिए हम आपके रास्ते में नहीं आ रहे हैं, आप चुनाव जीतिए, हम आपका सहयोग करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी की उपलब्धि अच्छी रही, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो कांग्रेस ये श्रेय लेगी कि देखिए हमने आपके लिए मैदान तैयार किया। और अगर परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया तो कांग्रेस ये कह सकती है देखिए आपने हमको एडजस्ट नहीं किया, तो जो है जो लोकसभा में फायदा हुआ तो नहीं हुआ। तो दोनों तरह से कांग्रेस ने जो है इस तरह से अपना एक पैतरा चला और है। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, कटहरी और मझवा जो सीट हैं 2022 में दरअसल निषाद पार्टी वहां से लड़ी थी, अब वो नहीं लड़ रही है। तो गठबंधन में कहां रार है, और असल बात तो 23 नवंबर के बाद भी खुलती दिखाई देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।